तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं डैन डैन में दिखाए जाने वाले सारे योकाइस के बारे में। सारे मतलब सारे। एनिमे में तो अभी तुम्हें सिर्फ एक दो ही दिखाए गए हैं, लेकिन मांगा में इससे ज्यादा है, तो हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने जो योकाइस ऑलरेडी देख रखे हैं एनिमे में, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अपनी टर्बो ग्रैनी, जिसकी पावर्स अभी यूज कर रहा है ओक्रून, और ओक्रून टर्बो ग्रैनी की पावर यूज करके जाता है अपनी योकाई फॉर्म में, और जो रियल योकाई है वो टर्बो ग्रैनी है। और ओक्रून जब अपनी योकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो टर्बो ग्रैनी की पावर्स यूज कर सकता है। अब मेनली तो भाई टर्बो ग्रैनी की पावर उसकी स्पीड ही थी, बट योकाई फॉर्म में ओक्रून के पास इससे ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। और ऐसे ही आयरा यूज करती है एक्रोबेटिक सिल्की योकाई की पावर्स, जिसकी मदद से वो जाती है अपनी योकाई फॉर्म में। और आयरा के योकाई फॉर्म की पावर है हेयर मैनिपुलेशन। बेसिकली ये अपने बालों को लंबा करके उनसे फाइट कर सकती है। और इतना ही नहीं, आयरा अपने हेयर्स के साथ फाइट तो कर ही सकती है, बट आयरा अपने हेयर्स को लंबा करके उनको डिफेंस के लिए भी यूज कर सकती है। बेसिकली इसके हेयर्स काफी ज्यादा ड्यूरेबल हैं और ये इनकी लेंथ को भी मैनिपुलेट कर सकती है। तो योकाई फॉर्म में आयरा अपने हेयर्स का ज्यादा यूज करती है। स्ट्रेंथ, स्पीड, ये सारी चीजें भी योकाई फॉर्म में आती हैं आयरा के पास, जैसे कि ओक्रून के पास है। खैर, इसके बाद आता है हमारा थर्ड योकाई, जो कि है इविल आई। अब इविल आई काफी कमीना, ढीठ और नीच किस्म का योकाई है, ऐसा तुम लोगों को लगता है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी एपिसोड्स में ये चुड़ैल तुम्हें दिखाई गई है, इसने किसी ना किसी को पेला ही है। कहीं ये मोमो को मारने का ट्राई कर रहा है, कहीं ये ओक्रून को पेल रहा है। अब भले ही इविल आई की हरकतें बहुत ज्यादा नीच हो, लेकिन फिर भी इविल आई एक काफी स्पेशल योकाई है। क्यों, वो बताता हूँ। अब इविल आई के पास एक स्पेशल पावर है जिसको तुम कर्स्ड गेज के नाम से जानते हो। अब इस पावर का यूज करके इविल आई किसी की भी आंखों में देख के उसको सुसाइड के लिए मजबूर कर सकता है। अब ये पावर तो तुमने एनिमे में देख रखी है, लेकिन जो तुमने एनिमे में नहीं देख रखा है वो है भयंकर लेवल की एनर्जी जो इविल आई पोजेस करता है अपने अंदर। और ये एनर्जी इतनी खतरनाक है कि जब मांगा में एक एलियन ने जीजी को पकड़ के उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने का ट्राई किया तो वो एलियन ही फट गया उसकी एनर्जी से ओवरलोड होके। और एक पावर है इविल आई के पास जो कि तुमने एनिमे में देख रखी है, जिसको तुम कर्स्ड हाउस के नाम से जानते हो। अब इस पावर में इविल आई कर्स्ड स्पिरिट को कमांड करके एक कर्स्ड स्पेस क्रिएट करवाता है, जिसको वो अटैक और डिफेंस के लिए यूज कर सकता है। और इतना ही नहीं, इविल आई स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि उसका जो होस्ट है जीजी, वो खुद में ही काफी ज्यादा पावरफुल है कि भाई उसको योकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मांगा में जीजी एक काफी पावरफुल अटैक यूज करता है, जिसको वो इविल गन नाम से बुलाता है। अब ये अटैक इतना पावरफुल है कि अगर जीजी इसको अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करे तो भाई जीजी बिल्डिंग्स तक को फ्लैट कर सकता है कुछ सेकंड्स में ही। और ये सब जीजी भाई अपनी ह्यूमन फॉर्म में कर सकता है, बिना योकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए, सिर्फ अपने अंदर जो एनर्जी है इविल आई की उसका यूज करके। तो तुम सोच सकते हो कि भाई इविल आई कितना ज्यादा पावरफुल है। खैर, हमारा अगला योकाई है ओम्बुस्डमैन। अब ओम्बुस्डमैन बेसिकली उन लोगों की स्पिरिट होती है जो कि भाई काफी कम एज में मर जाते हैं, या फिर कह सकते हो जो कि बचपन में ही मर जाते हैं। अब मित्रों, ये जो ओम्बुस्मैन योकाई होते हैं ये थोड़े से अलग हैं, क्योंकि ये कोई फाइटिंग योकाई नहीं है टर्बो ग्रैनी या फिर इविल आई की तरह। ये योकाई बेसिकली किसी भी इंसान के बैक पर बैठ जाता है इनविजिबल होके, और टाइम के साथ साथ इस योकाई का वेट बढ़ता रहता है, और एक टाइम के बाद इसका वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जिस इंसान के बैक पर बैठता है उस इंसान को अपने वेट के नीचे दबा के मार डालता है। अब इस योकाई से बचने का तरीका ये है कि अगर तुम इसको अच्छे से प्यार से ट्रीट करोगे तो ये योकाई तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जितना तुम इससे दूर भागने का ट्राई करोगे ये तुम्हारे डिप्रेशन, ट्रॉमा, सैडनेस में फीड कर करके अपना वेट बढ़ाता रहेगा। और मांगा में ये भाई साहब रिन सावाकी नाम की एक लड़की के पीछे चिपकते हैं, जो कि मोमो और ओक्रून की तरह ही एक स्टूडेंट है। और ये ओम्बुस्मैन योकाई रिन के पीछे ही क्यों जाता है, इसके पीछे भी एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, या फिर कह सकते हो एक स्टोरी है, जो कि मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था रिन के साथ। अब रिन के चाइल्डहुड में उसकी एक काफी क्लोज फ्रेंड होती है मे नाम की, जिसके एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, और जिसका जिम्मेदार रिन अपने आप को मानती है। अब देखो, रिन और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मे का ड्रीम होता है कि वो दोनों बड़े होकर एक आइडियल सिंगर बनेंगे, और अपने इसी ड्रीम को फॉलो करते हुए रिन और मे जो है वो एक किड सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन रिन जब अपनी फ्रेंड मे को बताती है कि वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से सिंगिंग कंपटीशन वाले दिन आ नहीं पाएगी, तो मे और रिन के बीच में काफी बड़ा सा झगड़ा हो जाता है। अब रिन के फैमिली इश्यूज की वजह से रिन सिंगिंग कंपटीशन में गाना नहीं गा सकती है, और मे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अकेले जाके सिंगिंग कंपटीशन में गाना गा के जीत जाए। तो इसी वजह से मे की जो मॉम है वो रिन के फैमिली वालों से बात करती है और उनको कन्विंस करती है कि वो रिन को कुछ देर के लिए सिंगिंग कंपटीशन में गाने के लिए भेज दे, और देन रिन के घर वाले मान जाते हैं। और जब मे और उसकी मॉम रिन को उसके घर पे पिकअप करने जा रहे होते तो इन दोनों को कार एक्सीडेंट हो जाता है, और इस कार एक्सीडेंट में मे की डेथ हो जाती है। और इसीलिए भाई रिन जो है वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है मे की डेथ का। और इस कार एक्सीडेंट में क्योंकि मे की डेथ हुई है, दैट्स
दैट्स वाई वो एक ओम्बुड्समैन बन के रिन के पीछे लगी हुई है। लेकिन मोमो, ओकरून और ग्रैनी सेको की मदद से भाई ये ओम्बुड्समैन जो है वो फ्री हो जाता है रिन से, और देन ये एक काफ़ी प्यारा सा स्पिरिट बन जाता है। सिर्फ दिखने में प्यारा है, बाकी ये बहुत बकचोद है जैसे कि अपनी टर्बो ग्रैनी है। और क्योंकि मे की सोल अब फ्री होके भाई रिन के लिए एक गार्डियन स्पिरिट बन चुकी है, इसीलिए भाई रिन के पास भी एक काफ़ी ज़्यादा हॉट सा योकाई फॉर्म आता है, जिसकी पावर्स कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बट ये ग्रेविटी मैनिपुलेट कर सकती है गाना गा के। और इसी के साथ हम अपना अगला योकाई देखते हैं, जो कि है हमारा 5th योकाई। 5th है या फिर 6th है, खैर नंबर जाए भाड़ में, हम अपना अगला योकाई देखते हैं। और हमारा अगला योकाई है अम्ब्रेला बॉय, जो कि उइंजी ज़ुमा का योकाई है। और जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है, ये अपनी योकाई पावर्स यूज करने के लिए अम्ब्रेलास का यूज करते हैं। बेसिकली इनके पास 2 अम्ब्रेला होते हैं, जिनकी मदद से ये 2 बार ट्रांसफॉर्म होकर किसी भी एनिमी से फाइट कर सकते हैं। और इन भाई साहब ने मांगा में भाई ओकरून के योकाई के साथ भी फाइट की है। और रही बात इनके योकाई पावर्स की कि ये आती कहाँ से है, तो भाई ये जानने के लिए हमें इनके बचपन में झांकना पड़ेगा। तो ज़ुमा के फैमिली में 3 लोग होते हैं, उसका छोटा भाई फूटा, ज़ुमा खुद और उसकी माँ। और एज फॉर हिज डैड तो भाई वो एक एक्सीडेंट में निकल लेते। और ज़ुमा के फादर की डेथ के बाद इनकी फैमिली पे आती है बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वही पैसे की प्रॉब्लम जो मेरे पास तुम्हारे पास सबके पास है। बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ज़ुमा अपने छोटे भाई फूटा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, और ऑब्वियसली फूटा की माँ भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए भाई जब इनके फादर की डेथ हुई तो फूटा की माँ ने उसको एक अम्ब्रेला और भाई रेन बूट्स गिफ्ट किए थे। अब यही क्यों गिफ्ट किया था, क्योंकि भाई ये लोग यही अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो कुछ और गिफ्ट दे सके फूटा को। और फूटा को भी भाई ये गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लाइक कोई भी दिन हो वो ये अम्ब्रेला और बूट्स पहने बिना घर से नहीं निकलता था। ऑल्दो ये बात अलग है कि फूटा के सेम एज के जो बच्चे थे वो उसको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाते थे कि भाई आज तो बारिश हो भी नहीं रही, फिर भी ये पागलों की तरह अम्ब्रेला लेके निकला है। लेकिन फूटा को इन सब बुलीज से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका जो बड़ा भाई ज़ुमा था वो उसको बचा लेता था हर बार। लेकिन एक दिन हमेशा की तरह फूटा अपना अम्ब्रेला और बूट्स पहन के भाई घर से बाहर निकलता है, लेकिन तूफान की वजह से फूटा का जो अम्ब्रेला है वो उड़ के रिवर में चला जाता है। अब फूटा अपना अम्ब्रेला वापस लेने जाता है, लेकिन वो उसी रिवर में डूब के मर जाता है और वो घर वापस नहीं जाता। और जब ज़ुमा अपने छोटे भाई को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि भाई उसके भाई की डेथ हो चुकी है रिवर में डूब के। और इस बात से भाई ज़ुमा और उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि भाई ज़ुमा के डैड के बाद उसके पास उसका भाई ही तो था छोटा सा, और अब वो भी उसे छोड़ के जा चुका है। और रही बात उसकी माँ की, तो भाई उसके डैड के मरने से वो ऑलरेडी काफ़ी सैड थी, और अब उसका भाई भी मर चुका है तो भाई वो तो और सैड हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई ज़ुमा की माँ इन दोनों की डेथ से इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि भाई वो ज़ुमा को लेके एक दिन अम्यूजमेंट पार्क में जाती है, और वहाँ पे जाके वो भाई ज़ुमा को अपने साथ लेके ट्रेन के सामने कूदने वाली होती है, लेकिन ज़ुमा अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर जाती है। और अब हम आते हैं स्टोरी में अपने प्रेजेंट डे पे, जहाँ पे ज़ुमा के पास योकाई पावर्स है, और ये योकाई पावर्स मिलती है ज़ुमा को उसके छोटे भाई की स्पिरिट से। बेसिकली ज़ुमा की आंखों के सामने एक पर्सन वैसे ही डूब के मरने वाला होता है जैसे कि भाई ज़ुमा का भाई डूब के मर गया था रिवर में, लेकिन तभी ज़ुमा की आंखों के सामने उसकी भाई की स्पिरिट आ जाती है और वो अपनी पावर्स ज़ुमा को देती है, और देन ज़ुमा उस पर्सन को जाके बचा लेता है। और इस तरह से ज़ुमा के पास आती है ये योकाई पावर्स। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि भाई जैसा नाम वैसा ही काम, ज़ुमा फाइट के लिए अपने अम्ब्रेलास को यूज़ करता है। अब ये अम्ब्रेलास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि भाई इनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ज़ुमा इनको अटैक के लिए और डिफेंस के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन ज़ुमा की लिमिट ये है कि भाई वो सिर्फ 2 बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है इन अम्ब्रेलास का यूज़ करके, एक दिन में सिर्फ 2 बार, दैट्स इट। और इसीलिए भाई ये योकाई ओकरून के योकाई से थोड़ा सा वीक है। खैर हम अपने अगले योकाई को देखते हैं, जो कि है फेरी टेल कार्ड। अब फेरी टेल कार्ड नाम का ये योकाई भाई एक बोर्ड गेम जैसे दिखने वाली कर्स्ड ऑब्जेक्ट में सील्ड होता है, जिसको भाई गलती से मोमो और उइंजी ज़ुमा मिलके आज़ाद करवा देते हैं। अब ये योकाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्यों वो तुम्हें इसकी पावर्स देख के पता चलेगा। अब सबसे पहले तो भाई ये फेरी टेल कार्ड योकाई जो है वो लोगों के माइंड और बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई माइंड कंट्रोल और बॉडी पार्ट कंट्रोल करने में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम चीज़ ही तो होती है। तो नहीं, इसकी पावर्स थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। बेसिकली जब ये किसी इंसान का या फिर किसी योकाई पावर्ड इंसान का माइंड कंट्रोल करता है तो उनकी बॉडी से ये जो चाहे वो करवा सकता है, और अगर इंसान के पास योकाई पावर्स हैं तो भाई उसकी योकाई पावर्स को ये 200% एम्पलीफाई करके और डिस्ट्रक्टिव और अग्रेसिव बना देता है उस इंसान को। और ऐसा इसने भाई ज़ुमा के योकाई के साथ किया था। इसने ज़ुमा की बॉडी को कंट्रोल किया और फिर उसकी योकाई पावर्स का यूज करके इसने ओकरून के साथ फाइट की थी। और रही बात बॉडी पार्ट्स वाली पावर्स की, तो भाई फेरी टेल कार्ड के मल्टीपल हैंड्स है, जिसमें भाई अलग अलग बॉडी पार्ट्स के इमेजेस बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे माउथ बना है, कहीं पे आई बनी है, कहीं पे ईयर बना है। तो भाई अपने इन हैंड्स का यूज करके ये भाई अपने अपोनेंट की आंखें, मुंह, ईयर, ये सारी चीजें गायब कर सकता है।
है। और इस फेरी टेल कार्ड योकाई को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई इसके हैंड्स अगर तुम काटोगे तो वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो इसको हराने का तरीका सिर्फ एक ही है कि भाई इसके जितने भी हाथ हैं उन सबको तुम्हें एक साथ काटना होगा, तभी ये कार्ड हारेगा, वरना नहीं हार सकता है। खैर, इसकी बात बहुत हो गई, अब हम देखते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट योकाई को, जो कि है रिको काशिमा। अब इस योकाई की पावर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये योकाई है भी काफी ज्यादा पावरफुल, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि भाई इसके पास कोई होस्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि टर्बो ग्रैनी की पावर्स ओकरुन यूज करता है, इविल आई की पावर्स यूज करता है अपना जीजी, वैसे ही इस योकाई के पास कोई होस्ट नहीं है। और सच बोलूं तो भाई रिको खुद में ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भाई इसको होस्ट की जरूरत ही नहीं है। अब रिको की जो पावर्स है वो उसके मिरर से काफी ज्यादा कनेक्टेड है। कैसे, वो बताता हूँ। अब रिको का मिरर जो है वो एक पोर्टल की तरह भी काम करता है। कहने का मतलब ये है कि ये अपने मिरर में हाथ डाल के कहीं से भी निकाल सकती है। कहीं से भी, मेरा मतलब कहीं से भी। अब जानता हूँ कि भाई काफी गलत साउंड कर रहा है, बट क्या करूँ, इसकी पावर्स ही ऐसी है। अब रिको मिरर मैनिपुलेशन तो कर ही सकती है, बट इसके साथ साथ ये रिफ्लेक्शन मैनिपुलेशन भी कर सकती है। कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसी चीज जो कि भाई इंसान की इमेज को या फिर किसी भी टाइप की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, ये उस चीज को कंट्रोल करके अपने अपोनेंट को पंच कर सकती है। और ऐसा इसने भाई किया भी है मांगा में। और अब अगर तुम्हें ये पावर बहुत ज्यादा वीक लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई ये पावर यूज करके क्या ही कर सकते हैं, तो बता दूं कि भाई रिको ने अपनी ये मिरर और रिफ्लेक्शन मैनिपुलेशन पावर यूज करके भाई एलियन अटैक को रोक दिया था भाई मांगा में। और चलो, अगर तुम अब भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो बता दूं, रिको अपनी मिरर्स का यूज करके भाई अपने अपोनेंट को मिरर डिमेंशन में कैद कर सकती है, और ऐसा इसने किया भी है मोमो के साथ। और चलो, ये सारी पावर्स तो एक तरफ, बट भाई ये भड़वी चुड़ैल अगर तुम्हारे पीछे लग जाए तो तुम इससे बच के भाग भी नहीं सकते, क्योंकि भाई मांगा में ये मोमो के पीछे लग गई थी गलती से। और फिर भाई ये मोमो को सोने नहीं देती रात में। कभी ये ओकरून बन के मोमो को बाहर बुलाती है रात में ताकि ये मोमो को मार सके, कभी ये उसकी ग्रैंडमा की आवाज निकाल के मोमो को घर से बाहर बुलाती है ताकि ये मोमो को खत्म कर सके। कहने का मतलब ये है कि भाई एक बार को तुम्हारे पीछे टर्बो ग्रैनी पड़ जाए चलेगा, तुम्हारी बॉडी में इविल आई घुस जाए वो भी चलेगा, लेकिन अगर ये चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। क्योंकि पहले तो ये तुम्हें रात में सोने नहीं देगी, तुम्हारे फेवरेट पर्संस की आवाज निकाल के तुम्हें रोज रात को आके बुलाएगी। और चलो मान लेते हैं कि तुमने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन ये चुड़ैल तुम्हारा पीछा फिर भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अगले दिन ये तुम्हारे पीछे फिर आएगी। और अगर इसकी प्रेजेंस में गलती से तुमने मिरर देख लिया या फिर अपना रिफ्लेक्शन देख लिया, देन ब्रो यू आर कुक्ड, क्योंकि फिर तो भाई ये तुम्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर कर सकती है। इन शॉर्ट बोलो तो भाई दिस चुड़ैल इज वेरी डेंजरस, और ऊपर से शी इज टू पावरफुल। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई तुम इससे भाग भी नहीं सकते हो, ये तुम्हें आके पकड़ ही लेगी कहीं ना कहीं से। और मित्रों, रिको जी के साथ आज के सारे योकाइस की लिस्ट यहीं पे खत्म होती है, और मैं भी जाता हूँ अब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो। और वैसे तो तुम लोग बिना बोले ही कर सकते हो, बट बाय बाय।